नहीं दिख रही थी, अब अपने को उसका विजुअलाइजेशन बिल्कुल क्लियर सा हो रहा है। दिस वन इज द कैटरेक्ट। यही क्या है? कैटरेक्ट है। सर मैं क्या डेफिनेशन दूंगा कैटरेक्ट की? क्या डेफिनेशन दूंगा कैटरेक्ट की? तो सर कैटरेक्ट क्या है? तो लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस। बिल्कुल यदि सिंपल सी भाषा में मैं बोलूँ तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है वो लॉस हो जाए, या फिर मैं इसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करना चाहूँ तो ओपेसिटी ऑफ लेंस यानी कि लेंस है उसमें ओपेसिटी हो जाए। ओपेसिटी ऑफ लेंस इज नोन एज द कैटरेक्ट। उसी को अपन क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट बोलते हैं। ओपेसिटी ऑफ लेंस के अंदर क्या होता है कि सर जो लेंस है उसके अंदर देखो, जब अपन लेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ इस लेंस का। कि सर मैंने बोला था कि ये जो लेंस है पूरा का पूरा आपका, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऑर्गन था। ये जो ट्रांसपेरेंट ऑर्गन था आपका, ये एवेस्कुलर था। और सर ये जो ट्रांसपेरेंट एवेस्कुलर ऑर्गन है वो एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन का बना हुआ था, जिसको अपन ने बोला था, कौन सी प्रोटीन थी वो? सर क्रिस्टल प्रोटीन था। क्रिस्टल प्रोटीन। और सर प्रोटीन क्या होता है? सर एक ग्रुप ऑफ मोर देन 100 अमाइनो एसिड इज नोन एज प्रोटीन। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जो आपके अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड यदि वो एक साथ मोर देन 100 हो, यदि वो एक साथ मोर देन 100 किसी एक ही चेन में प्रेजेंट हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सर उसको प्रोटीन बोलते हैं। और जिस प्रोटीन के अंदर आपके अमाइनो एसिड जिस स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होते हैं वो प्रोटीन उसी हिसाब का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है। तो सर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मान लीजिए ये जो आपका क्रिस्टल प्रोटीन से बना हुआ जो आपका लेंस था, इस लेंस की जो प्रोटीन या जो अमाइनो एसिड है वो कुछ इस टाइप से अरेंज है। मोर देन 100 में बात कर रहा हूँ। सपोज कीजिएगा कुछ भी ऐसा अल्ट्रेशन आया होगा, आता हूं मैं कॉजेज के ऊपर क्या कॉजेज है, लेकिन अभी मैं बस इतना सा बोल रहा हूं कि कुछ भी ऐसा अल्ट्रेशन आया होगा जिसकी वजह से ये जो आपका क्रिस्टल प्रोटीन था, ये आपका क्रिस्टल प्रोटीन यदि अपनी स्ट्रक्चर को तोड़ दे, यदि जो इसकी स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाए, तो सर स्ट्रक्चर डैमेज होने से क्या होगा कि ये जो अमाइनो एसिड है वो बिखर जाएंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे ये प्रोटीन टूटेगा या ब्रेक डाउन होगा तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा क्या? अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएगा। और जैसे ही टूटे हुए प्रोटीन की स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो इसका फंक्शन था, क्रिस्टल क्लियर जो इसका फंक्शन था, ट्रांसपेरेंसी जो इसका फंक्शन था, क्या वो फंक्शन मेंटेन रह पाएगा? क्या नहीं रहेगा। और जब ये प्रोटीन ब्रेकडाउन होने की वजह से जो इसका स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, जो इसका फंक्शन डैमेज होगा, तो मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि मेरा जो लेंस है वो अभी भी ट्रांसपेरेंट ही रहे? समझ में आ रहा है डियर? मैं वापस बोल रहा हूँ, एक बार क्विकली बोल रहा हूँ कि सर आपका कैटरेक्ट क्या है? लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है वो ट्रांसपेरेंसी लैप्स हुई है। सर और क्या बोलता हूं मैं? ओपेसिटी ऑफ लेंस, यानी कि जो लेंस है उस लेंस के अंदर ओपेसिटी हुई है, वो लेंस है वो खुला है, थोड़ा सा ओपेस लेंस हुआ है। ठीक है सर, किस वजह से ओपेसिटी होती है, किस वजह से ट्रांसपेरेंसी लैप्स होती है, तो मैं आपको हल्का सा इस टॉपिक से थोड़ा साइड में ले जाकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर जब कभी भी
जो प्रोटीन होता है, जब कभी भी जो प्रोटीन होता है वो एक सिस्टेमिक स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होता है और उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, फंक्शन होता है। बहुत बढ़िया सर। कुछ ऐसा अल्ट्रेशन आ जाए जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए, कुछ ऐसा अल्ट्रेशन आ जाए जिसकी वजह से स्ट्रक्चर क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। तो सर जब ये स्ट्रक्चर डैमेज होगी तो स्ट्रक्चर डैमेज होने की वजह से क्या नई स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, एक न्यू स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे सपोज करो ये यहाँ से टूटा, ये एक ग्रुप ऑफ एमाइनो एसिड का प्रोटीन हो गया और जहां से टूटा उससे आगे का एक ग्रुप और एमाइनो एसिड का हो गया। सर जैसे ही 100 एमाइनो एसिड का ग्रुप हुआ तो ये भी एक प्रोटीन है और ये भी एक प्रोटीन है, बट ये जो एक कांस्टेंट प्रोटीन था जिसका फंक्शन था आपका ट्रांसपेरेंसी का, बट ये जो एक नया प्रोटीन अपने सामने आया है, क्या मैं ये सोच सकता हूँ कि नया स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन भी ट्रांसपेरेंट होगा? मे बी और मे नॉट भी। और यदि ये ट्रांसपेरेंसी इसका स्ट्रक्चर नहीं है तो सर डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि ट्रांसपेरेंसी वाला फंक्शन है वो लैप्स हो गया, और जैसे ये लैप्स हुआ तो वो क्लाउडी अपीयरेंस आने लग गया, क्लाउडीनेस आने लग गया और ओपेसिटी आने लग गई, और ओपेसिटी आते ही जो लेंस है इसकी ट्रांसपेरेंसी लैप्स हो गई, और ट्रांसपेरेंसी लैप्स होने को मैंने क्या बोला है सर, ट्रांसपेरेंसी लैप्स होने को मैंने बोला है कैटरेक्ट। सर ऐसे क्या कारण रहते होंगे जिनकी वजह से, क्या कॉजेज होंगे या क्या इसकी इटियोलॉजी होगी, क्या इसकी इटियोलॉजी होगी, क्या कॉजेज होगा जिसकी वजह से ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो लेंस है उसका क्लाउडीनेस हो रहा है, वो ओपेसिटी हो रही है। तो सर सबसे पहला मैं बोलता हूँ एज। सर उम्र बढ़ने के साथ साथ में अपनी बॉडी में बहुत सारी ऐसी केमिकल चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं जिनकी वजह से जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो डिटोरिएट होना स्टार्ट होती है, और जैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर डिटोरिएट हुई तो नॉर्मल स्ट्रक्चर डिटोरिएट होने की वजह से अपना जो लेंस है वो ओपेस हो गया, और जैसे ओपेस हुआ उसी कंडीशन को अपन ने क्या बोला था, कैटरेक्ट बोला था। अरे सही है कि नहीं है सर? दूसरा अपन डिस्कस करें कि दूसरा इसका कारण क्या हो सकता है यार। तो सर दूसरा जो इसका कारण है वो ये हो सकता है जेनेटिक कॉज हो। सर तीसरा जो कारण है वो क्या हो सकता है, तो सर तीसरा इसका जो कारण है कैटरेक्ट होने का वो ये हो सकता है कि सर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर कोई ट्रॉमा लगा हो। सर वही बात बिल्कुल क्लियर सी, जिस बात के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे अभी तक, वही बिल्कुल क्लियर सी बात कि जैसे सपोज कीजिएगा ये आपका लेंस है और इस हेल्दी लेंस के ऊपर किसी न किसी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से ट्रॉमा लगा, और जब ये ट्रॉमा लगेगा तो ट्रॉमा लगते ही लेंस टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा? लेंस ब्रेकडाउन होगा। और सर जब ये लेंस ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन होने का मतलब क्या है? टूटना। और क्या मैं इस ब्रेकडाउन के थ्रू ये समझ सकता हूँ कि उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो क्या हुई है? डैमेज। और स्ट्रक्चर डैमेज होने का मतलब है कि उसकी जो प्रोटीन थी वो डैमेज हुई है, प्रोटीन स्ट्रक्चर डैमेज हुई है, और प्रोटीन स्ट्रक्चर डैमेज को मैंने क्या बोला है? ओपेसिटी ऑफ लेंस, और ओपेसिटी ऑफ लेंस इज इक्वल टू कैटरेक्ट। सर ट्रॉमा को मैंने समझाने की कोशिश किया था कि सर ये जो है वो शार्प ऑब्जेक्ट इंजरी या पेनिट्रेटिंग इंजरी, यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसने आपके कॉर्निया को पेनिट्रेट करता हुआ वो लेंस तक पहुंच गया हो, तो लेंस तक पहुंचते ही उसको इंजर्ड करेगा, और इंजर्ड करने से क्या होगा कि सर उसका स्ट्रक्चर डैमेज हुआ, और स्ट्रक्चर डैमेज होने से उसको क्या हो गया? सर उसको कैटरेक्ट हो गया। सर नेक्स्ट वन यदि मैं बात करूं तो अगला इसका क्या कारण हो सकता है? तो सर अगला इसका कारण हो सकता है सिस्टेमिक
डिसऑर्डर, सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स। सर कौन कौन से सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स है जिनकी वजह से कैटरेक्ट हो सकता है? तो सर पहला मैं बोल रहा हूँ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। मेटाबॉलिक मैंने बोला है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? सर टूटना और जुड़ना। किसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म? किसी भी मॉलिक्यूल का टूटना, यानी कि कैटाबॉलिज्म। किसी भी मॉलिक्यूल का जुड़ना, एनाबॉलिज्म। यदि किसी पर्टिकुलर बंदे के अंदर किसी टाइप का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यदि किसी बंदे के अंदर किसी टाइप का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो आप खुद सोचो कि मेटाबॉलिज्म का मतलब ही टूटना और जुड़ना होता है। टूटना मतलब कैटाबॉलिज्म और जुड़ना मतलब एनाबॉलिज्म। यानी कि मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो कितनी प्रोसेस के थ्रू खत्म होता है? सर 2 प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। याद रखना, ये आपका एमसीक्यू हो सकता है कि इंपॉर्टेंट। सर सपोज कीजिएगा कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से कुछ टूट रहा है या जुड़ रहा है, तो सर टूटना मतलब कि लेंस की जो प्रोटीन है उसको टूट रही है, तो वो टूटते किस में कन्वर्ट होगी? ऑपेसिटी में कन्वर्ट होगी। ऐसा कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो। सपोज करो किसी बंदे के अंदर डायबिटिक मेलाइटस हो, डायबिटिक मेलाइटस हो, टीएम हो किसी बंदे में, और सर डायबिटिक मेलाइटस होने से क्या होगा कि वो आपके कैटरेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ा सकता है। सर नेक्स्ट यदि मैं इसका बात करूं तो मेडिसिन, यदि कोई बंदा है जो सिस्टेमिक स्टेरॉइड यूज कर रहा है, सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स यूज कर रहा है, तो सिस्टेमिक स्टेरॉइड यूज करने वाले बंदे के अंदर कैटरेक्ट हो सकता है। देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है, ठीक है। विच मेडिकेशन कैन लीड टू द कैटरेक्ट? तो सर स्टेरॉइड कैन लीड टू द कैटरेक्ट, एंड द स्टेरॉइड, जो स्टेरॉइड की वजह से कैटरेक्ट होता है उसको मैं स्टेरॉइड इंड्यूस कैटरेक्ट बोलता हूँ। सर कौन सी बीमारियां हैं जिसमें आप स्टेरॉइड यूज करते हो? ठीक है, तो अपन ने एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि यार स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, स्टेरॉइड यूज करना गलत बात है। हाँ बहुत जगह पे ये गलत चीज है जहाँ अनयूजुअल यूज होता है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें अपने को स्टेरॉइड यूज करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी बंदे के अंदर स्किन डिसऑर्डर हो, किसी बंदे में स्किन डिसऑर्डर्स हो, किसी बंदे के अंदर आपका कोई बंदा है जिस बंदे के अंदर स्किन की बीमारियां हो, स्किन के अंदर जब बहुत ही लंबे टाइम तक आपका चलता है, स्टेरॉइड लंबे टाइम तक चलता है, यदि कोई ऐसा पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो जिसके अंदर अपना इम्यूनोलॉजिकल बीमारियां, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, डिसऑर्डर्स, यदि कोई ऐसा बंदा है जिसमें स्किन डिसऑर्डर हो या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, तो वो बंदा है वो स्टेरॉइड यूज करेगा। और यदि वो बंदा लंबे टाइम तक स्टेरॉइड यूज कर रहा है तो उसको एक बीमारी हो सकती है जिसको अपन बोलते हैं कैटरेक्ट। सर अगला क्या कॉज हो सकता है कैटरेक्ट होने का? तो सर ये हो सकता है कॉन्जेनाइटल। कंजेनाइटल कैटरेक्ट क्यों होता है? सर मान लीजिए जो मदर है वो प्रेगनेंसी के टाइम रूबेला इन्फेक्शन से सफर्ड हो। यदि जो मदर है वो प्रेगनेंसी के टाइम रूबेला इन्फेक्शन से सफर्ड हो, तो रूबेला की वजह से जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे में कैटरेक्ट हो सकता है, जिसको अपन बाय बर्थ या कंजेनाइटल कैटरेक्ट बोल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है ये। प्रेगनेंसी के टाइम में रूबेला सिंड्रोम, यदि किसी मदर को प्रेगनेंसी के टाइम में रूबेला है तो उसमें क्या हो सकता है? कैटरेक्ट हो सकता है। सर अगला क्या कॉज है कैटरेक्ट होने का? इन्फेक्शन। यदि मान लीजिए किसी बंदे के अंदर ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शन है, तो ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शन होने की वजह से भी इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्या हो सकता है? सर इन्फेक्शन की वजह से आपका कैटरेक्ट हो सकता है।
तो सर अभी तक जो अपन ने कैटरेक्ट के बारे में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि सर कैटरेक्ट एक ऐसा डिसऑर्डर है जो किसकी जिसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी लैप्स होती है, जिसमें आपका लेंस है उसमें ओपेसिटी होती है, और ओपेसिटी होने की वजह से जो विजन है उसमें इम्पेयर्डनेस आती है। क्या कारण है सर इनके होने के? तो सर इनके होने का सबसे पहला कारण है वो मैंने एज बताया था, जिसको एज की वजह से कैटरेक्ट होता है। सेनाइल कैटरेक्ट बोलते हैं, यानी कि धीरे धीरे डेवलप होता है, ऑटोमेटिकली होता है। कुछ लोग इसको एज रिलेटेड वाले को इडियोपैथिक भी बोलते हैं कि नहीं पता यार वो एज के टाइम में क्यों होता है। सर मैंने इसको थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश किया है कि सर जैसे जैसे एज के अंदर अल्ट्रेशन आता है तो एज में अल्ट्रेशन आने के साथ में अपनी बॉडी में बहुत सारी ऐसी केमिकल्स रिएक्शंस चेंज होना स्टार्ट होती है जिनकी वजह से आपका कैटरेक्ट हो सकता है। सर अगला मैंने बोला था आपका क्या? सर अगला मैंने बोला था कि कोई भी आपका सिस्टेमिक डिसऑर्डर हो, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, या तो टूटना या जुड़ना इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। यदि कुछ ऐसा कंडीशंस आपका अपेयर हो गया हो जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो आपका टूटना स्टार्ट हुआ है, तो उसकी वजह से आपका कैटरेक्ट हो सकता है। सर अगला मैं बोलूं कि और आपका क्या कॉज हो सकता है इसके साथ में, तो सर अगला मैंने कॉज बोला था ट्रॉमा। यदि किसी की कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से लेंस है वो डैमेज हुआ है, तो सर उसकी वजह से क्या हो सकता है? सर उसकी वजह से आपका लेंस डैमेज हुआ, स्ट्रक्चर डैमेज हुई, और स्ट्रक्चर डैमेज होने से उस पेशेंट को आपका कैटरेक्ट हो गया। सर और क्या हो सकता है? अपना स्टेरॉइड मेडिसिन की वजह से। यदि कोई पर्टिकुलर बंदा है जो लंबे टाइम तक स्टेरॉइड यूज कर रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसको स्किन डिसऑर्डर है, स्किन वाले लंबे टाइम तक स्टेरॉइड यूज करते हैं, अपना स्टेरॉइड है उसकी वजह से हो सकता है। मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसके अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल आपका रिमेटिक आर्थराइटिस हो गया। यदि रिमेटिक आर्थराइटिस है तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाले लंबे टाइम तक स्टेरॉइड यूज करते हैं, और स्टेरॉइड यूज करेंगे तो उनके अंदर एक बीमारी हो सकती है जिसको अपन कैटरेक्ट बोलते हैं। मैंने बोला इन्फेक्शन एक छोटा सा, मान लीजिए आंख के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन की वजह से आपका केराइटिस हो गया हो, कॉर्निया का इन्फेक्शन हो गया हो, तो वो आपका ब्यून टू जाके लेंस को इन्फेक्टेड कर सकता है और वहां आपका कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। यूवियल ट्रैक इन्फेक्शन हो गया हो, यूवाइटिस हो गया हो। यूवियल ट्रैक मतलब कि आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोरोइड, इन तीनों को मिला के अपन बोलते हैं यूवियल ट्रैक। यदि किसी बंदे के अंदर यूवाइटिस हुआ हो, यूवियल ट्रैक इन्फेक्शन हुआ हो, तो सर यूवियल ट्रैक इज अप्रोक्सीमेट ऑर्गन ऑफ लेंस, और उस अप्रोक्सीमेट लेंस ऑर्गन ऑफ लेंस का यदि इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है तो सर उसकी वजह से क्या हो सकता है? सर कैटरेक्ट हो सकता है। सर क्या साइन एंड सिम्टम्स अपेयर होंगे कैटरेक्ट वाले को? अरे सर कितना इजीली बात है, ठीक है। मैं तो बोलता ही हूँ कि जो अपने कॉन्सेप्ट है उनको डेवलप कीजिएगा। वो कुछ इस टाइप से था कि कोई भी लाइट रेज है वो जनरली आपके कॉर्निया पे आती है, और कॉर्निया उस लाइट रेज को ट्रांसमिटेड कर देता है आपके लेंस पे, और लेंस उस लाइट रेज को अकोमोडेट करके किस तरह भेज देता है? तो सर उसको अकोमोडेट करके रेटाइना की तरफ भेज देता है, ताकि आपका जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो ढंग से देख सके। लाइक दिस, ये देखिएगा इसके अंदर ये लाइट रेज आई थी, ये लाइट रेज आपके लेंस पे गई, लेंस ने क्या किया? उसको अकोमोडेट किया और कहाँ भेज दिया? अपने रेटाइना पे भेज दिया। क्या हुआ इससे? सर उसमें विजन हो गया, उसको दिखाई दे दिया। बट नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हुआ? सर ये जो लेंस है वो क्लाउडी अपीयरेंस का था। सर ये जो आपका जो लेंस है वो उसकी ऑपोसिटी थी। सर ये जो लेंस है उसकी ट्रांसपेरेंसी लैप्स थी। सर जब इसकी ट्रांसपेरेंसी लैप्स है तो आप मेरे को खुद बताओ कि जैसे ही लाइट रेज इस ऑपोसिटी वाले पार्ट पे से टकराएगी तो क्या वो अंदर आंख में जा पाएगी क्या? सर जा सकती है, लेकिन उस इंटेंसिटी से नहीं जा पाएगी जिस इंटेंसिटी से जाना चाहिए। और जब उस इंटेंसिटी से नहीं जा पाएगी, उस हिसाब से नहीं जा पाएगी, उस प्रॉपर वे में नहीं जा पाएगी, तो जो विजन है क्या वो विजन एक्यूरेट विजन होगा क्या?
नहीं होगा। और जब एक्यूरेट विजन नहीं होगा तो सर विजन जब ढंग का नहीं होगा इसी को तो ब्लड विजन बोलते हैं। ब्लड विजन बोलते हैं। उसको धुंधला दिखना स्टार्ट होगा, उसको धुंधला दिखना स्टार्ट होगा। सर दूसरा सपोज कीजिएगा ब्लड विजन, मैंने सबसे पहला इसका साइन बोला है ब्लड विजन। अभी तक विजन है लेकिन कैसा है, ब्लड है। सर सपोज कीजिएगा कि ये जो आपका लेंस है इस लेंस के अंदर यहाँ पे कैटरेक्ट हुआ है, इस पार्ट पे कैटरेक्ट है, वो पूरा कैटरेक्ट वाला पार्ट हो गया है। सर इस जगह कैटरेक्ट होने से क्या हुआ कि जो लाइट रेज आई थी वो लाइट रेज पूरी आगे की तरफ नहीं गई, वो एक लाइट रेज है वो इधर चली गई, एक लाइट रेज इधर चली गई। ऑब्वियसली होना ही था। जिस हिसाब से एस्टिग्मेटिज्म में हुआ कि पेशेंट के अंदर जो लाइट रेज है वो कॉर्निया के ऊपर फोल्ड होने की वजह से दो जगह लाइट रेज आ रही थी, ठीक उसी हिसाब से आपका यहाँ लेंस खराब होने की वजह से जो लाइट रेज है वो डिफरेंट टारगेट पे गई। तो यहाँ वाला भी देखेगा, यहाँ वाला भी देखेगा, जिसको अपन बोलते हैं डिप्लोपिया, ड्यूल विजन। क्या बोलते हैं इसको, ड्यूल विजन बोलते हैं, डिप्लोपिया बोलेंगे। सर अगला इसमें और क्या हो सकता है यार, और क्या साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। ब्लड विजन हो गया, डिप्लोपिया हो गया, इंपेयर्ड विजन कम तो दिखाई दे ही रहा है, इंपेयर्ड विजन हो गया, इसको कम दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि लेंस काम नहीं कर रहा। सर अगला देखो और क्या हो सकता है। सर देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा कि ये जो पर्टिकुलर पेशेंट है, ये जो पर्टिकुलर बंदा है, इसको मैं उस वाले डायग्राम में आपको थोड़ा सा और ढंग से दिखा पाऊंगा कि सर देखिएगा इस डायग्राम को यदि आप ढंग से देखोगे तो आप पाओगे कि यार दिस पार्ट, और इस भी यदि मैं थोड़ा सा इससे आर्टरी आंख के अंदर एंटर कर रही है, या फिर पर्टिकुलर बोलूं तो रेटाइनल आर्टरी इज एंटरिंग, यदि मैं देखूंगा इधर से, यदि मैं देखूंगा तो मेरे को ऐसा लगेगा कि अंदर से अब मैं इस रेड रिफ्लेक्स टॉपिक है उसकी तरफ आता हूं। इंपेयर्ड विजन या डिमिनिश्ड डिप्लोपिया, ड्यूल। इस जगह क्या रिमेनिंग चीजों के अंदर कहीं पे भी इन्फ्लामेशन शो हुआ क्या? अरे सोचो थोड़ा सा, जब इन्फ्लामेशन ही नहीं हुआ तो पेन कहां से होगा? तो सर मैं बोल सकता हूं पेनलेस विजन इंपेयरमेंट, पेनलेस विजन इंपेयरमेंट। इस पेशेंट को पेनलेस विजन इंपेयरमेंट होगा। सर यदि यह कैटरेक्ट जो है, यदि यह कैटरेक्ट है वो अपनी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया, यदि ये कैटरेक्ट अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया तो मैं इसको डिफरेंट मार्कर से यूज कर रहा हूँ। यदि मैं ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया तो सर कंप्लीटली ब्लाइंडनेस, यानी कि इस पेशेंट को पूरा विजन में आगे की तरफ बात करते हैं, डिवाइड कर रहा हूँ हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन भी उसको धुंधलापन दिखाई दे सकता है, ब्लड विजन बोल रहा है, सेनाइल बोल रहा है, ब्लड विजन बोल रहा है, उसको बोलो और, तो वो बोलेगा कि कभी कभार तो डबल भी दिखाई देता है। कैसे डबल दिखाई देता है? तो सर वो डिप्लोपिया वाला जो मैंने आपको किस्सा बताया था कि जो अपना लेंस है, इस लेंस का काम होता है अकोमोडेशन का। क्या काम आता है? अकोमोडेशन का। क्या अकोमोडेशन का काम होता है? सर ये जो लेंस है वो लाइट रेज क्लियर करके कहाँ भेजता है? रेटिना पे भेजता है। अब देखो, सोचो, समझना इसको कि सर ये पूरा का पूरा लेंस है, यदि उस बंदे के अंदर इस जगह आपका
इस जगह आपका कैटरेक्ट है बिल्कुल बीच में, जिसको अपन सेंट्रल कैटरेक्ट बोलते हैं। तो सर सेंट्रल कैटरेक्ट है तो क्या होगा कि जब कोई पास की चीज आएगी, तो पास की चीज देखने के लिए लेंस अपनी साइज को छोटा करेगा, और लेंस छोटा करेगा इस चीज को देखेगा। तो आप खुद सोचो कि जिस जगह लाइट रेज जा रही है वो जगह तो आपका कैटरेक्ट बड़ा है। यदि वो जगह आपका कैटरेक्ट हो गया तो उसको कैसे दिखाई देगा? बेचारे को विजन है वो पास का नहीं दिखाई देगा। हाँ, बट जैसे ही वो किसी दूर की चीज को देखेगा तो दूर की चीज को देखने के लिए उस लेंस की साइज को बढ़ाना पड़ेगा, और जब वो बढ़ाएगा तो वो उस जगह को क्रॉस कर जाएगा जिस जगह उसका कैटरेक्ट है। तो वो दूर का तो इजीली देख लेगा और पास का देख नहीं पाएगा। हो सकता है देखिएगा उसके अंदर यदि पेरिफेरल कैटरेक्ट हो, सेंट्रल कैटरेक्ट ना होकर वो पेरिफेरल कैटरेक्ट हो, तो पेरिफेरल कैटरेक्ट में क्या होगा कि सर वो बंदा दूर की चीजें तो नहीं देख पाएगा लेकिन पास की चीज जरूर देख लेगा थ्रू द सेंट्रल विजन। तो सर इस टाइप के सर्टेन साइन एंड सिम्टम्स से वो पेशेंट अपने को दिखा सकता है कि सर इस बंदे में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे, तो वो साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं कि सर हो सकता है इम्पेयर्ड विजन हो, ब्लर्ड विजन हो, डिप्लोपिया हो, पेनलेस विजन इंपेयरमेंट हो, ब्लाइंडनेस हो, उसको पास का नहीं दिखाई दे रहा हो, लॉन्ग साइटेडनेस हो या फार साइटेडनेस हो, जिसमें फार साइटेडनेस मतलब दूर का दिखाई देना और पास का नहीं दिखाई देना, वो होता है आपका सेंट्रल कैटरेक्ट में। मान लीजिए उसके अंदर आपका कौन सा साइटेडनेस हो, उसके अंदर शॉर्ट साइटेडनेस हो, नियर साइटेडनेस हो, जिसमें पास का तो दिखाई देता है दूर का नहीं दिखाई देता, जो पेरिफेरल कैटरेक्ट में होता। इज इट राइट और नॉट? सर ऐसा कुछ है तो उस बंदे के अंदर जब मैं फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यार उसमें क्या दिखाई देगा, तो सर फिर ये वाला वो हिस्ट्री है वो दे सकता है। सर मेरे को फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, क्या फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा मैं? सबसे पहला इंस्पेक्शन करूंगा, मैं देखूंगा, ठीक है, मैं टॉर्च डाल के उसकी आंख में जैसे ही उनकी आंखों के अंदर देखूंगा तो आंखों में देखते ही मेरे को दिखेगा कि जो लेंस है वो बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे अंदर की तरफ कोई मोती पड़ा हो। क्लाउडी अपीयरेंस का लेंस इसमें दिखता है और बिल्कुल क्लियर से अपने को शो होगा कि सर इंस्पेक्शन से ही टॉर्च डालते ही मेरे को दिख जाएगा कि हाँ वहाँ पे सब कुछ है, ठीक है। सर मैं एक काम करता हूँ, मेरे को पूरा लेंस देखना है, एंटायर लेंस देखना है, तो एंटायर लेंस देखना है तो मैं क्या करूंगा? एंटायर लेंस देखने के लिए मेरे को जो प्यूपिल है वो डायलेट चाहिए, प्यूपिल डायलेशन चाहिए, क्योंकि जब मैं प्यूपिल को डायलेट करूंगा तो मेरा लेंस है वो पूरा मेरे को दिखाई देगा। इसीलिए मैं वो मेडिसिन डालूंगा जिनसे प्यूपिल डायलेट होता हो, जैसे एट्रोपिन सल्फेट में एट्रोपिन आई ड्रॉप है वो डालो, उसमें डाल के पेशेंट को बोलो कि आप 5 से 10 मिनट का वेट करो। 5 से 10 मिनट बाद में उसकी जो प्यूपिल है वो डायलेटेड होगी, और जब प्यूपिल पूरी की पूरी डायलेट होगी तो आपका जो लेंस है वो आपके बिल्कुल सामने होगा। अब आप लेंस को पूरा देख सकते हो कि उसके अंदर सेंट्रल कैटरेक्ट है या पेरिफेरल कैटरेक्ट है। सर इस लेंस को देखने के लिए मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा? सर इसके लिए मैं यूज करूंगा ऑप्थेल्मोस्कोप, स्प्लिंट लैंप यूज करूंगा मैं। सर ऑप्थेल्मोस्कोप यूज करूंगा, टॉर्च यूज करूंगा मैं, नॉर्मल अपना जो टॉर्च होता है। 2 और टेस्ट करवा लेता हूँ, एक ब्लड टेस्ट के टेस्ट करवाने के बाद इन सर्टेन इंस्ट्रूमेंट से डाइटरी मैनेजमेंट ने कैटरेक्ट बोला था, जो टूटे हुए प्रोटीन को वापस ला सके। ऐसी कोई दवाई बनी नहीं है, मैंने एट्रोपिन बताई है, वो ओनली एंड ओनली मैंने बताई है कर सकते हैं। ये सर सर्जिकल मैनेजमेंट, आपने ये लेंस इंप्लांट करो। देखिए सर्जरी के लिए जो अपन लेंस यूज इंट्राओक्यूलर लेंस, जो कि सर्जरी के थ्रू अपन इंप्लांट करते हैं। सर कहाँ इंप्लांट करते हैं? तो सर इसके लिए क्या है कि देखिएगा, सबसे पहले क्या करते थे
सबसे पहले जब ये नया जब अपना इसके बारे में पता चला था, तो वो लोग क्या करते थे कि वो लोग इस लेंस को हटा के पूरा लेंस को हटाने के बाद क्या करते थे कि वो उसको गॉगल्स दे देते थे, चश्मा दे देते थे, क्योंकि जो लेंस काम कर रहा है वो इस चश्मे का जो लेंस है वो काम कर लेता, क्योंकि उस टाइम जो साइंस है वो इतना प्रोग्रेसिव था नहीं। जब इतना प्रोग्रेसिव नहीं था तो क्या करते थे, लेंस को हटाना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो यदि लेंस लंबे टाइम तक पड़ा रहा तो वो ग्लूकोमा में कन्वर्ट हो जाता है, वो ग्लूकोमा करवाता है, जो कि इसका कॉम्प्लिकेशन है। लिख लीजिएगा कहीं पे भी साइड में जगह, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैटरेक्ट। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो ब्लाइंडनेस है, और दूसरा ये ग्लूकोमा कर सकता है, वो ग्लूकोमा और ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो जाता था। तो सर क्या किया कि इस लेंस को पूरा हटा के जिसको एफेक्टिया बोलते हैं, एफेक्टिया करके आप गॉगल्स यूज करते थे, तो गॉगल्स के थ्रू जो लाइट रेज है वो सीधा आपके रेटिना के ऊपर जाती थी और विजन आ जाता था। लेकिन जैसे जैसे अपना जो मेडिसिन है या मेडिकल साइंस है वो आगे बढ़ा, तो लोगों ने क्या किया कि यार ये तो फालतू की झंझट है, क्यों ना अपन कुछ ऐसा करें जिससे कि आंख के अंदर ही अपन लेंस को डाल दें। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो लेंस कैप्सूल है, इस लेंस कैप्सूल को भी साथ में हटाना स्टार्ट किया। लेंस कैप्सूल हटा के, और लेंस कैप्सूल हटाने के बाद अपना लेंस इम्प्लांट करते थे, ठीक है, जिसको बोलते थे इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, इंट्रा कैप्सूलर लेंस एक्सट्रैक्शन, ICCE। ठीक है, देखिएगा मैं सर्जरियों के नाम बता रहा हूँ, कैटरेक्ट के अंदर कौन कौन सी सर्जरियां करते हैं। सबसे पहला जो सर्जरी था वो था जिसके अंदर आप लेंस को हटाते थे, जिसको बोलते थे अपन अफेक्किया, रिमूवल ऑफ आई लेंस, यानी कि जो आंख का लेंस है, इस आंख के लेंस का रिमूवल करना, इस आंख का लेंस को रिमूवल करना, तो उसको अपन ने क्या बोला था सर, उसको बोला था अफेक्किया लेंस। क्या बोला था इसको? आई लेंस बोला था, अफेक्किया बोला था, जिसके अंदर अपन गॉगल्स को यूज करते थे। लेटर ऑन अपन ने कौन सा किया सर? लेटर ऑन जो सर्जरी थी वो ये थी कि लेंस को तो हटाना ही था, लेंस के साथ में अपन ने क्या किया, इस कैप्सूल को भी हटा दिया जो कि लेंस को कवर करके रखता था। इसको क्या बोला अपन ने? इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, यानी कि कैटरेक्ट जो है उसको रिमूव करना, रिमूव ऑफ आई लेंस विथ लेंस कैप्सूल that is known as your ICCE। सर जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा, तब उन्होंने क्या सोचा, कि यार एक काम करते हैं, क्यों ना अपन ऐसा कुछ करें कि इस लेंस के कैप्सूल को तो वहीं रहने दे, और इस कैप्सूल में से ओनली लेंस को हटा दे। यदि लेंस हटेगा तो नया वापस लेंस डालने में भी इजी रहेगा, और नया लेंस डालेंगे तो उसको पीछे की तरफ इस कैप्सूल का सपोर्ट भी मिल जाएगा। सर इस सर्जरी को बोला था एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, यानी कि बाहर निकालना। एक्स्ट्रा कैप्सूलर को छोड़ के, कैप्सूलर को छोड़ के कैटरेक्ट है उसका एक्सट्रैक्शन किया, उस लेंस को बाहर निकाल दिया, और इस लेंस की जगह एक नया लेंस डाल दिया, जिसको अपन ने क्या बोला था? इंट्राओक्यूलर लेंस बोला था। सर अब ये इंट्रा कैप्सूलर, एक्स्ट्रा कैप्सूलर, ठीक है, ये सर्जरियां करने के अलग अलग तरीके हैं, अपन मैनुअली भी यूज करते थे। आजकल अपना पेको सर्जरी आ गया, ठीक है, पेको सर्जरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, पेको के थ्रू अपन इसका मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन करवाते हैं। पेको में कुछ बड़ा नहीं होता है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। एक्चुअली क्या होता है कि
जो मैनुअली हाथ से ऑपरेशन करते हैं, उस हाथ से ऑपरेशन करने वाले में क्या होता है कि ये जो कॉर्निया है, इस कॉर्निया के नीचे इंसिजन लगा के इस लेंस को पूरा का पूरा है जैसे वैसे बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो इतना बड़ा इस लेंस को बाहर निकालने के लिए इंसिजन भी तो बड़ा लगाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बिल्कुल बड़ा इंसिजन लगाना पड़ेगा। और सर्जरी का तो सीधा प्रिंसिपल होता है, जितना बड़ा इंसिजन उतना ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन, जितना बड़ा इंसिजन उतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन। तो सर हुआ क्या कि इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, साइंटिस्टों ने क्या किया, नई नई मशीनें डेवलप की, जैसे अपना फेको। इस फेको में क्या होता है कि छोटा इंसिजन लगाते हैं, बिल्कुल फेको का जो प्रोब है वो अंदर की तरफ ले जाएंगे, फेको का जो प्रोब है वो अंदर की तरफ ले जाएंगे। अंदर एक्चुअली ये जो प्रोब है इसके अंदर वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन से क्या होगा कि ये जो लेंस है जिसका प्रोटीन तो वैसे ही टूटा हुआ है, ये तो क्लाउड, ये तो ऑपेसिटी है, ये तो बिल्कुल ऐसा होता है, फ्रेजाइल होता है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर वाइब्रेशन होगा तो ये जो लेंस है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, और ये जितने भी जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है इसको सक्शन के थ्रू सक्शन करके बाहर निकाल लेंगे, और लेंस बाहर निकल गया, और नया लेंस यहीं प्लांट कर देंगे। वो आपका फेको होता है, फेको सर्जरी। फेको सर्जरी में ये वाला होता है आपका। तो सर अभी तक जो अपन ने इसके अंदर इंट्रा का जो अपन ने डिस्कस किया है, ये डिस्कस ये किया है कि भाई जो कैटरैक्ट है, इस कैटरैक्ट के अंदर एक्चुअली मैं ड्यूर टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो चीजें हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी गई है, ठीक है। तो सर ये जो सर्जरीज है वो कौन कौन सी है? इंट्राकैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन बहुत पहले करते थे, जिसके अंदर पूरे के पूरे कैप्सूल को बाहर निकाल देते थे। फिर अपने पास ये इंट्राकैप्सुलर एक्सट्रैक्शन, क्या करते थे? कैप्सूल को वहीं रखते, लेंस को बाहर निकाल देते। जब लेंस बाहर निकल गया तो इट्स अ बेटर, कैप्सूल वहीं है, मतलब नए लेंस को डालने के लिए अपन ने क्या कर दिया, सर मेरे को जगह मिल जाएगी वहाँ। अगला है आपका फेको इमल्सिफिकेशन। क्या किया फेको ने? कुछ नहीं सर, इंसिजन की साइज रिड्यूस की थी, इससे बड़ा और कुछ था नहीं। इस लेंस को वाइब्रेशन के थ्रू छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और तोड़ के सक्शन करके बाहर निकाल दिया और एक नया लेंस डाल दिया। ऐसी कुछ सर्जरीज है जो अपन करते हैं किसमें, कैटरैक्ट। सर दो सर्जरी याद रखना, इंट्रा कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर। अभी जो चल रही है सबसे ज्यादा वो एक्स्ट्रा कैप्सुलर अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। सर अब अपन डिस्कस करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट, और जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है इसका वो कौन सा नर्सिंग मैनेजमेंट है, तो सर बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। लिखना चाहो तो यू कैन राइट नंबर वन सर्जरी इज द इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। नंबर 2 REM removal of lens with lens capsule, and the second surgery is extra capsular cataract extraction, and this one is the modern type of surgery। और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ लेंस विदाउट लेंस कैप्सूल, यानी कि जो आपका लेंस कैप्सूल है, लेंस कैप्सूल वहीं रहता है और इसी लेंस कैप्सूल के अंदर अपन नया जो लेंस है वो इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है सर? आगे की बात करूं तो सर यदि मैं आगे की तरफ चलूं तो मैं बात करूंगा नर्सिंग मैनेजमेंट, और जो इसका नर्सिंग मैनेजमेंट है वो इस टाइप से कुछ। नर्सिंग मैनेजमेंट देखिएगा, जिस हिसाब से अपन ने डिस्कस किया है कि जो पेशेंट है, जिस पेशेंट के अंदर अपन को कैटरैक्ट सर्जरी करनी है उसमें कौन सा नर्सिंग मैनेजमेंट होगा, तो सर सर्जरी की बात है, इसका मतलब पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर।
नर्सिंग केयर और पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है, तो सोचना ही नहीं है क्योंकि पेरी ऑपरेटिव इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। सर सबसे पहले प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर और कैटरेक्ट के लिए प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या है? तो सर प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है वो कुछ इस टाइप से है। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, सर प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है वो कुछ इस टाइप से है कि सर आप जो पेशेंट है उनका एडमिशन बनाइएगा, उनका वेरिफिकेशन कीजिएगा, डॉक्यूमेंट से कीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंट्रियां, इन सब का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो ऑपरेशन है वो आंख का होना है और आंखें दो होती है। मस्ट बी वेरीफाई which eye to be suppose for operation। कौन सी आई है जिसके बारे में अपन सोच रहे हैं किसका ऑपरेशन पड़ा है? बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि एक बार में एक ही आंख की सर्जरी होती है, दोनों की एक साथ नहीं होती। कभी भी कैटरेक्ट बायलैटरली ट्रीटमेंट आपका ऑपरेटेड नहीं होता, एक बार में एक आंख ठीक होने के बाद दूसरी आंख। ठीक है सर, अगला बात करते हैं कि अगला इसमें और क्या अपन प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर होगा। तो सर दूसरा जो है इसमें एनपीओ रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि ये जो सर्जरी है वो लोकल एनेस्थीसिया में होती है, लोकल एनेस्थीसिया में होता है। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एनपीओ नथिंग पर ओरल या एनबीएम नथिंग बाय माउथ, ठीक है, नहीं जरूरी होता है, इसलिए रिक्वायर्ड नहीं होता है क्योंकि ये जो सर्जरी है वो किसमें हो रही है? लोकल एनेस्थीसिया में होनी है। सर अगला जो इसका है वो ये है कि लैब इन्वेस्टिगेशन चेक कीजिएगा। कौन सा लैब इन्वेस्टिगेशन? सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, ब्लड शुगर और ट्रिपल-एच यानी कि HIV, HbSAg और आपका HCV, हेपेटाइटिस बी, HIV और हेपेटाइटिस C, ये तीनों आप चेक कीजिएगा। जब ये तीनों चेक करेंगे तो अपने को क्या आएगा? सर देख लेंगे कि इसके अंदर वायरल इन्फेक्शन या फिर जो कंटामिनेटेड इन्फेक्शन है उस टाइप का कोई इश्यू नहीं है। सर अगला अपन क्या करेंगे? सर अगला जो है इसके अंदर जाइलोकेन एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी चेक करेंगे, ठीक है, और पेशेंट को बोलेंगे बाथिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो नेक्स्ट टाइम आने वाला है, जो नेक्स्ट अपना जो अगला जो 2, 4, 5, 7 दिन का जो प्रोग्राम है उसमें शायद तक अपन पेशेंट की जो बाथिंग है उसको अवॉइड करवानी पड़े, इसलिए इसको बोलिएगा आप बाथिंग कीजिएगा। किससे बाथिंग करना है? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। आप डिटोल यूज करवा सकते हो, आप सेवलोन यूज करवा सकते हो। डिटोल या सेवलोन से पेशेंट है वो बाथिंग करेगा तो शायद तक जो पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा? कम होगा। सर इंट्रा ऑपरेटिव केयर, क्या होगी इंट्रा ऑपरेटिव केयर? सर इंट्रा ऑपरेटिव जो केयर है वो यही है कि आपको असेप्टिक टेक्निक का पूरा ख्याल रखना है। पूरा जो स्टरलाइजेशन है उस स्टरलाइजेशन को मेंटेन करके चलना है, उसको मेंटेन रखना ही है क्योंकि जब तक स्टरलाइजेशन मेंटेन नहीं रहेगा तो पोस्ट ऑपरेटिव जो इन्फेक्शन है, जो पोस्ट ऑपरेटिव या अपने जिसको बोलते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, SSI जिसको बोलते हैं, वो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और यदि वो हो गया तो ये जो आपका कैटरेक्ट किया है ये ग्राफ्ट नहीं लगेगा, ये लेंस नहीं लगेगा और ये जो आँख है इस आँख में उसकी वजह से ग्लूकोमा डेवलप होके पेशेंट है वो परमानेंट ब्लाइंड हो सकता है क्योंकि उस टाइम जो ग्लूकोमा होगा वो इन्फेक्शन के जस्ट बाद में होगा
और एक्यूट एंगल ग्लूकोमा जो कि सबसे डेंजरस टाइप का ग्लूकोमा होता है और विजन लॉस होने के जो चांसेस हो बहुत ही ज्यादा है। सो माय डियर, स्टेलाइजेशन का जो है वो पूरा का पूरा ख्याल रखिएगा। क्या करना होगा पोस्ट ऑपरेटिव फेज में? पोस्ट ऑपरेटिव फेज में क्या करना होगा सर? पोस्ट ऑपरेटिव जो फेज है उस फेज में के अंदर अपने को ज्यादा से ज्यादा जो ख्याल रखना है वो यही है कि सर जो पेशेंट है उसको एनेस्थीसिया दिया नहीं था, वो एनेस्थीसिया दिया नहीं था, तो पोस्ट एनेस्थेटिक केयर है उसका इतना कोई रोल होता नहीं है। ठीक है सर। अगला क्या है सर? अगला जो अपना टारगेट होता है पोस्ट ऑपरेटिव फेज में वो यही होता है कि जैसे भी करके इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। मैंने हिंदी में लिखा है ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो किसी भी कीमत पे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि इस बंदे के अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा तो मैंने जस्ट अभी आपको बोला है कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ने का मतलब है ग्लूकोमा होना, और ये एक्यूट एंगल ग्लूकोमा है जिसको क्लोज एंगल ग्लूकोमा भी बोलते हैं, और ये एक्यूट ग्लूकोमा है बहुत ज्यादा डेंजरस होता है ऑप्टिक नर्व के लिए। ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेगा और ऑप्टिक नर्व को डैमेज करते ही आपका जो पेशेंट है उस पेशेंट के अंदर विजन लॉस हो जाएगा। ये जो आपने इतनी मेहनत की है किसी काम की नहीं रहेगी, न लेंस काम रहेगा न और कुछ काम करेगा। सो जो कुछ भी करो पोस्ट ऑपरेटिव फेज में बस इस पेशेंट का जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो नहीं बढ़ना है। कैसे पता चलेगा कि इसका इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो नहीं बढ़ने देना है? तो सर बिल्कुल इजी सी चीज है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन में रखो, सेमी फाउलर पोजीशन में रखो आप पेशेंट को। ठीक है सर, जो पेशेंट है उसमें जो ऑपरेटिव आई है उसको एलिवेटेड रखो। ठीक है, जिस साइड ऑपरेशन हुआ है उस साइड को आप रखो। ठीक है, यानी मान लीजिए मेरे लेफ्ट आई का ऑपरेशन हुआ है तो मैं राइट लेटरल पोजीशन में सोऊंगा या सुपाइन सोऊंगा? लेफ्ट लेटरल में नहीं सोऊंगा, क्योंकि लेफ्ट लेटरल में सोऊंगा तो ये जो लेफ्ट आई है वो नीचे दबेगी, और नीचे दबेगी तो सर प्रेशर भी मैं आप किसके ऊपर प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगते ही इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ने के चांसेस है। ठीक है सर, एंटीबायोटिक प्लस एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन यूज करेंगे सर। एंटीबायोटिक प्लस एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन यूज करेंगे। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ सर, अभी इसकी सर्जरी हुई है तो अभी इसकी आंख पे पट्टी हुई है, और पट्टी हुई है इसका मतलब कि अभी तक अपन इस पेशेंट के अंदर आई ड्रॉप यूज नहीं कर सकते। अपने को सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, ओरल एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। और एंटीबायोटिक कौन सा देंगे? तो सर एंटीबायोटिक जो है वो आप कोई सा भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दीजिएगा। आप एमोक्सिसिलिन दीजिए, आप एम्पिसिलिन दीजिए, आप एम्पिसिलिन दीजिएगा, आप जो है वो सेफ्ट्रैक्सोन या सिपोडेक्सिन जो भी आपका एंटीबायोटिक अवेलेबल हो एंटीबायोटिक दीजिए। और एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब एनसेड नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, और नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में आती है आपका डाइक्लोफेनेक आता है, पैरासीटामोल आता है, आपका एस्प्रिन आता है, आइब्यूप्रोपेन आता है, नेमुस्लाइड आता है, आपका केटेरोलेक आता है। ठीक है, आपका इंडोमेथासिन आता है, आपका प्रोकेराबिन आता है। ठीक है, व्हाटएवर इतने सारे अपने पास ऑप्शन है, इनमें से कोई सा भी दे दीजिएगा। डाइक्लोपेरा दे दीजिएगा, आइब्यूपेरा दे दीजिएगा, नींबूपेरा दे दीजिएगा। जो भी अपना मेडिसिन है वो मेडिसिन दो ताकि इस पेशेंट के अंदर इन्फ्लामेशन नहीं हो, और इन्फ्लामेशन की वजह से सूजन नहीं, और जब सूजन नहीं आएगी तो एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेनेज है वो मेंटेन रहेगा, और एक्वस ह्यूमर का ड्रेन मेंटेन रहने से इंट्राओक्यूलर प्रेशर नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल सीधी सी सिंपल सी बात है सर। यहाँ पे एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो अपन दे रहे हैं कतई भी ये मत सोचना कि दर्द रोकने के लिए दे रहे हैं। मेरा सीधा सा सिंपल सा टारगेट है कि मैं एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन दे के वहाँ पे सूजन नहीं होने देना चाहता हूँ, क्योंकि जब सूजन नहीं होगा तो आँख का जो ड्रेन है वो मेंटेन रहेगा, एक्वस ह्यूमर का ड्रेन मेंटेन रहेगा, और एक्वस ह्यूमर का ड्रेन मेंटेन रहने से इंट्राओक्यूलर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, और इंट्राओक्यूलर प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो सर ये जो पेशेंट है इस पेशेंट के अंदर आपका ग्लूकोमा नहीं होगा, और ये वाला जो मैंने सबसे ऊपर लिखा था ये वाली कंडीशन डेवलप
सर मैं और क्या कर सकता हूँ इसको? सर मैं इसको एक काम करता हूँ, जो खाना देता हूँ वो बिल्कुल बिल्कुल लिक्विड डाइट या सेमी